हेलो दोस्तों, नमस्कार। नंदन एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए 55 क्वेश्चन सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लेसन बाय लेसन है। और इसमें 4 मनोवैज्ञानिक के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी टेट, सी टेट, जे टेट में कई बार पूछे गए हैं। उसमें से कुछ चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो 55 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि पहला लेसन देखिए, पहला लेसन है विकास और वृद्धि के मूल आधार। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अवृद्धि का संबंध शरीर के किस पक्ष से होता है? तो किस पक्ष से होता है? मात्रात्मक पक्ष से। जो विकास, जो अवृद्धि होती है वह केवल मात्रात्मक होता है, और जो विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। दूसरा क्वेश्चन, सतत और विकास, सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? जो मतलब जो विकास है वह सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत में स्किनर ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर है? मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर है? तो वंशानुक्रम और वातावरण पर, मतलब इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी पर जो हमारा विकास है वह निर्भर है। आगे देखिए, कह रहा है कि बाल विकास के सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सफेलोकोडल। क्या कहते हैं? सफेलोकोडल। और जो केंद्र से शीर्ष की ओर होने वाला, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। आगे देखिए, 6 क्वेश्चन, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ध्यान दीजिएगा, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? बाल्यावस्था। आगे कह रहा है कि बाल्यावस्था को किसने अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को किसने अनोखा काल कहा है? तो किसने कहा है? कार्ल और ब्रूस ने कहा है। आगे देखिए, किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। आगे देखिए, 9 क्वेश्चन, किशोरावस्था तनाव और तूफान का काल है, किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह तूफान और तनाव का काल है। आगे देखिए, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने की आयु कहा जाता है, मतलब कि 3 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद और 6 साल के पहले जो बच्चे खेलते हैं, वो जो बच्चे करते हैं, वो खिलौने की आयु कहा जाता है। आगे देखिए, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 से उतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 2 देखिए, वंशानुक्रम और प्रारंभिक समाजीकरण। देखिए क्वेश्चन, टोली या समूह की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है अपने दोस्तों के साथ टोली बनाकर ग्रुप में रहता है। आगे देखिए, विकास कैसी क्रिया है? विकास, इसके पहले मैंने बताया था कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रक्रिया है। आगे देखिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है, किसने कहा है? जो वंशानुक्रम है वह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है, किसने कहा है? बी.एन. झा ने। किसने कहा है? बी.एन. झा ने कहा है। आगे देखिए, माता पिता के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? माता पिता के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, माता में 23 और पिता में 23। ठीक है। आगे देखिए, लड़कों के जन्म के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। आगे देखिए, समानता का नियम का क्या बताता है? समानता का नियम क्या बताता है? समानता का नियम यही बताता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, सेम वैसे ही बच्चे होंगे, जैसे माता पिता होंगे वैसे बोलते हैं समानता का नियम। उसके बाद होता है प्रत्यागमन का नियम। उसके बाद होता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, माता पिता से बिल्कुल बच्चे भिन्न होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। और प्रत्यागमन का नियम, माता पिता के बिल्कुल उल्टा बच्चे होंगे, व्यवहार उल्टा होगा उनका, उनका कार्य उल्टा होगा, तो इसे बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। आगे देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? हिरास ने कहा है। किसने कहा है? हिरास ने। आगे देखिए, कलर ब्लाइंडनेस और होमीफिलिया किस प्रकार के रोग हैं?
कलर ब्लाइंडनेस एंड होमोफिलिया किस प्रकार के रोग हैं? ये हैं अनुवांशिक रोग। ये हमारे हेरिडिटी से, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी से मिलने वाले रोग हैं। कौन? हीमोफीलिया और ब्लाइंडनेस। आगे देखिए, कह रहा है कि वंशानुक्रम, अनुवांशिक को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना गया है? अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना गया है? किसने कहा? कौन सी संरचना माना गया है? स्थिर सामाजिक संरचना, स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। स्टैटिक सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर माना गया है। आगे देखिए, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से। कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से। बालक का समाजीकरण परिवार से ही प्राप्त होता है। आगे देखिए, समाजीकरण का अद्वितीयक वाहक, समाजीकरण का द्वितीयक वाहक किसे माना जाता है? स्कूल और मीडिया को। पहला कौन है? परिवार। दूसरा कौन है? स्कूल और मीडिया। आगे देखिए, प्राकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति का मतलब होता है जैविक विशिष्टताएं, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम। ये क्या होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है, क्वेश्चन लेसन नंबर 3 से आगे देखिए, वातावरण का प्रभाव एवं पियाजे का सिद्धांत। आगे देखिए, कह रहा है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। पियाजे के अनुसार सामाजिक अवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में आता है। 4 अवस्थाएं दी हैं, तो जो वस्तु अस्थायित्व है 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था में आता है। क्या? वस्तु अस्थायित्व। आगे देखिए, प्रश्न 4 में क्या है? कह रहा है कि पियाजे की किस अवस्था में अहम केंद्रता की भावना उत्पन्न होती है? पियाजे किस अवस्था में अहम केंद्रता, इकोसेंट्रिज्म की भावना किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। आगे देखिए, बाल्यावस्था में संरक्षण और वर्गीकरण के नियम सीख लेता है। यानी बालक किस अवस्था में संरक्षण और वर्गीकरण के नियम को सीख लेता है? तो किस अवस्था में सीख लेता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आगे देखिए, कह रहा है कि मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और निगमनात्मक तर्क पियाजे किस अवस्था में होता है? औपचारिक, जैसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल। उसमें बच्चा जो होता है औपचारिक निगमन करता है और तर्क करता है। ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ लेसन आ गया, वाइगोत्स्की से लेसन है, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसकी अवधारणा किसने दी है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने दी है। किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ कैसे सीखते हैं? अंतःक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। अंतःक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे सीखते हैं। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। पाण ढांचा या इसके फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? पाण ढांचा या इसका फोल्डिंग क्या होता है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। क्या? अस्थायी सहायता जो होती है वह पाठ ढांचा या इसके फोल्डिंग कहलाती है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो स्तर 3 है। स्तर कितने हैं? 3। लेकिन अवस्थाएं कितनी हैं? 6 हैं। अवस्थाएं कितनी हैं? 6। लायंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे, जिसमें 6 अवस्थाएं होती हैं। आगे देखिए, हिंज की दुविधा का संबंध किस मनोविज्ञानी से है? लायंस कोहलबर्ग से संबंधित है हिंज की दुविधा की कहानी। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है? कन्वेंशनल स्टेज में। किसमें आता है? पारंपरिक स्तर के अंतर्गत। एक ऐसा स्टेज आता है कि बच्चा सोचता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय आता है कि बच्चा सोचता है कि वह खराब काम कर रहे हैं। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने की जो बच्चे में जो मन करता है, एक किस अवस्था में होती है? पारंपरिक स्तर के अंतर्गत। आगे देखिए,
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई। आगे देखिए, पहचान संकट की किस अवस्था की मुख्य समस्या है? पहचान संकट की किस अवस्था की मुख्य समस्या है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है संकट बच्चों के सामने ज़्यादा आता है। जितने भी संकट हैं, तनाव हैं और दबाव है, ये सब किस में होता है? अधिकतर किशोरावस्था में ही होता है, जो 13 साल से 18 साल या 12 साल से 18 साल के बीच की एज होती है। आगे देखिए, प्रश्न देखिए 12वां, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत किसने दिया? ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया। किसने दिया पारिस्थितिक तंत्र की सिद्धांत? ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया। ब्रोनफेन-ब्रेनर के अनुसार बालक का परिवार उसके किस मंडल में आता है? लघु मंडल में। किसमें आता है? माइक्रो सिस्टम में आता है बालक। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने दिया। इन्होंने LAD एक डिवाइस दिया है, ठीक है, जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 5वें लेसन पर। ये 5 लेसन इतने महत्वपूर्ण हैं और एक क्वेश्चन बार बार आने वाले क्वेश्चन है, जिसको छाट करके लाया गया है। आगे देखिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। लैड का पूरा रूप क्या है? लैड का पूरा रूप क्या है, जिसे चॉम्स्की ने दिया था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा था कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्मजात एक डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है। आगे देखिए, भाषा मतलब कि जो विचार है भाषा से पहले आता है। किसने कहा था? पियाजे ने। मतलब पियाजे ने विचार को ज़्यादा वैल्यू दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने भाषा को ज़्यादा वैल्यू दिया। चौथा बोल रहा है क्वेश्चन, भाषा विचार को निर्धारित करती है या दो अतः संबंधित है? दोनों अंतः संबंधित हैं। यह किसका मत है? लेव वाइगोत्स्की का। किसने कहा था? लेव वाइगोत्स्की का। देखिए, इसमें जो पियाजे हैं ये पहले विचार की बात करते हैं, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो भाषा की पहले बात करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञानी का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग किस जीव पर किया था? बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर। बिल्ली रखा था बॉक्स में और उसके सामने, उसके बिल्ली के बॉक्स के बाहर एक मछली रख दिया था। मछली। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने कहा था कि प्रयास और त्रुटि करके ही इंसान या बच्चा सीखता है। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य कितने नियम है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के क्या है? 3 नियम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। आगे देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। पावलोव को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पाचन क्रिया पर कार्य करने के लिए 1904 में इन्हें पुरस्कार मिला था। पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज क्या थी? अनुबंधिक उद्दीपक था। क्या था? अनुबंधिक उद्दीपक था, एक स्टिमुलस था। आगे देखिए, पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर, ये ओजन नहीं है, ये भोजन है। ये क्या है? भोजन है, ओजन नहीं है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना कैसी अनुक्रिया है? अनुबंधित। देखिए, घंटी बजना अनुबंधित और कुत्ते के मुंह में लार आना अनुबंधित क्रिया है, ठीक है। तो कुत्ते प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने किया था। किसने किया था? पावलोव ने किया था। चिंपैंजी पर किसने किया था? चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आगे आने वाली कल 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वो भी चैप्टर वाइज होने वाले हैं। धन्यवाद।